नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रूह को कपा देने वाली हॉरर कहानी में। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ पानीपत की सच्ची घटित कहानी। आज की जो भूतिया कहानी है यह करीबन 50 से 55 साल पहले की कहानी है। तो चलिए बिना देर की ये कहानी को स्टार्ट करते हैं। पानीपत में एक दुल्हन आती है शादी करके जिसका नाम है चांदनी और उसके पति का नाम है रमेश। और ये दोनों एक दूसरे को काफी ज्यादा पसंद करते थे, अच्छे कपल थे। और इन दोनों की शादी जो हुई थी बहुत ही ज्यादा धूमधाम से हुई थी, लेकिन चांदनी की सासू माँ को चांदनी पसंद नहीं थी। चांदनी की एक छोटी बहन थी सरोज, तो चांदनी की सासू माँ चाहती थी सरोज को बहू बनाना, लेकिन चांदनी बड़ी थी, इसकी वजह से रमेश के साथ चांदनी की शादी हो गई। चांदनी अपने तरफ से बहुत कोशिश करती थी सासू माँ को खुश रखने के लिए, लेकिन वो खुश नहीं होती थी। रमेश जो था वह शादी के 6-7 महीना तक गांव में रहा, उसके बाद वह कमाने के लिए शहर चला गया। पहले के समय में लोग साइकिल से या फिर पैदल या बैलगाड़ी का इस्तेमाल करते थे, तो जो इंसान कमाने के लिए दूर शहर जाता था उसको गांव रिटर्न आने में काफी महीनों लगते थे। यहाँ पर चांदनी प्रेग्नेंट थी और उस घर में अकेली इंसान थी जो सरवाइव कर रही थी। सास, ननद, ससुर, देवर सारे लोग मिलकर उसको परेशान करते थे। चांदनी 6-7 महीने की प्रेग्नेंट थी और उसकी दशा पर किसी को भी तरस नहीं आता था। ननद और सास उसको बहुत ज्यादा टॉर्चर करते थे, मारते थे, पीटते थे और बोलते भी थे कि तू किसको बताएगी अपना दुख, मैके तो तू जाएगी नहीं और भैया तो यहाँ पे है नहीं, तो तू बोलेगी तो किसको बोलेगी। अगर मेरा भाई आता भी है तो बच्चे हो जाने के बाद आएगा, छोटे वाले भाई के शादी में आएगा। तुम कितनों भी कुछ उसको बोलोगी तो वह तुम्हारा विश्वास क्यों करेगा, भाई तो मेरा है ना। यह बोलकर चांदनी की ननद ने उसको बहुत मारा, इतना मारा कि उसको दर्द उपट गया, मीन्स कि दर्द बढ़ गया। यहाँ पर चांदनी अपनी सासू माँ को, ननद को, देवर को, सबको बोलती थी प्लीज वैद को बुला दीजिए या फिर कोई ऐसी लेडी को बुला दीजिए जो डिलीवरी करा दे, क्योंकि मेरा बच्चा जो है ना वह होने वाला है। घर वाले उसके बातों का किसी ने भी यकीन नहीं माना, उसको तड़पने के लिए छोड़ दिया। और वह लेडी सच बोल रही थी, जो बच्चा था उसके पेट में वह उल्टा था और बहुत ज्यादा उसको तकलीफ हो रहा था। इन लोगों ने उसकी इतनी ज्यादा पिटाई कर दी थी कि बिना टाइम कंप्लीट हुए 7वें महीने में ही बच्चा होने लगा। यहाँ पर बेचारी दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने दुनिया छोड़ दिया। जो बच्चा पैदा हुआ था वह भी कमजोर था, कुछ घंटों बाद उसने भी दम तोड़ दिया। यहाँ पर घर वाले डर गए कि जब रमेश लौटेगा शहर से तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे। उसको पता था कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है, उसके बाद वह शहर गया है, कुछ तो बोलने के लिए चाहिए ना। घर में बहुत ज्यादा हलचल मची थी इसी बात को लेकर। यहाँ पर रमेश का छोटा भाई सुरेश अपने पूरे घर वालों को एक ही बात समझाई कि देखो सारे लोग मिलकर सिर्फ और सिर्फ एक ही बात बोलेंगे तभी भैया को यकीन होगा, वरना उनको यकीन नहीं होगा। हम सब यही बताएंगे कि भाभी डिलीवरी के समय दुनिया छोड़ दी और हम लोगों ने बहुत ज्यादा कोशिश किया छोटा वाला बच्चा को बचाने के लिए, लेकिन वह बच्चा बचा नहीं क्योंकि वह 7 महीने का था और आपको आने में देरी थी, इसीलिए हम लोगों ने क्रियाक्रम वगैरह जो भी होता है सब कर दिया। दोस्तों रमेश जो था वह गांव लौटा, 3-4 महीनों बाद लौटा जब उसके छोटे भाई की शादी फिक्स थी। उस डेट के आसपास वह आया। जब उसने चांदनी को नहीं पाया तो घर वालों से सवाल किया, तो घर वालों ने सेम बात बोल दी कि देखो तुम्हारी वाइफ के साथ ऐसे ऐसे हादसा हुआ। बेचारा बहुत ज्यादा रोया गाया, लेकिन कर भी क्या सकता है। फिर उसने बोला कि मैं लाइफ टाइम अकेले रहूंगा। यहाँ पर
रमेश की माँ बोल रही है कि क्यों, तू अकेला क्यों रहेगा, चांदनी की छोटी वाली जो बहन है उससे शादी करा देते हैं। रमेश ने बोला कि भाई की शादी तो अगले सप्ताह है और इतना जल्दी शादी करना ठीक नहीं है, आप लोग छोटे वाले करो, मेरा छोड़ दो। तो रमेश की माँ बोली कि नहीं बेटा, अगर छोटे वाले भाई की शादी हो जाएगी तो तेरे साथ समस्या होगा, कोई भी तुझे अपनी लड़की नहीं देगा, तो बेहतर है कि हम चांदनी के घर वालों से बात करते हैं ताकि वह सरोज से तेरी शादी करा दे। रमेश को पूरे घर वालों ने मनाया और शादी के लिए रेडी किया। दोस्तों, दोनों भाइयों की शादी एक ही दिन पे हो गई। सरोज जब शादी करके पहुंची ससुराल तो उसको उसकी सासू माँ मानती थी, सिर्फ और सिर्फ चांदनी को पसंद नहीं करती थी। सरोज दिखने में काफी ज्यादा सुंदर थी, समझदार थी, घर का काम भी करती थी और कैसे लोगों को सीधा किया जाता है उसको अच्छे से पता था। यहाँ पर रमेश सरोज से शादी तो कर लिया था बट वह उसके क्लोज नहीं जाता था, उससे डिस्टेंस बना के रखता था और इस चीज को सरोज भी समझती थी। उसने अपने पति को पूरा भरपूर समय दिया। धीरे धीरे दिन कटे। सरोज उस घर में रहते हुए अपनी बहन के बारे में सोच रही थी कि मेरी बहन के साथ ऐसा क्या हुआ कि वह दुनिया छोड़ दी। बहन तो काफी हेल्दी थी, अच्छी थी, ऐसे कैसे छोड़ दी। उसने घर वालों से बहुत तरह के सवाल पूछे लेकिन घर वालों ने नकार दिया। घर वालों ने बोला कि डिलीवरी के समय उसके साथ हादसा हो गया। सरोज अपनी बहन को बहुत ज्यादा मिस करती थी क्योंकि दोनों बहनों में बहुत ज्यादा प्यार था। दोस्तों, एक दिन की बात है, सरोज घर का काम करके जा रही थी सोने के लिए, तभी उसको झटका लगा और वह जमीन पे गिर के बेहोश हो गई। घर वालों ने देखा तो उसको उठाया, दांत वगैरह लग गया था तो उसको तोड़ा और घर वालों को नहीं पता चला कि उसके साथ क्या हुआ है। जब सरोज होश में आई तो उसने अपने बाल वगैरह खोल दिए और लगी डांस करने। आंगन में उसने बहुत कूदा फाना, नाचा। घर वालों ने सवाल किया कि क्या हुआ है, तुम्हें कुछ बताओ, लेकिन वह कुछ बोल नहीं रहे थे। घर वालों के बार बार सवाल करने पे सरोज ने एकदम से अपनी आवाज भारी करके बोली कि मैं तुम लोगों में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। तुम लोगों को क्या लगा कि मैं चली गई? नहीं, मैं कहीं नहीं गई थी, मैं आ गई हूँ और मैं अकेले नहीं आई हूँ, मेरे साथ मेरा बच्चा आया है। यह सुनने के बाद से रमेश का दिमाग ठक्का। उसने सरोज से सवाल किया कि हमारी शादी को तो मात्र कुछ ही महीने हो रहे हैं, तुम्हारा बच्चा कहाँ से आ गया और बच्चा दिख क्यों नहीं रहा है? तुम क्या कह रही हो, खुल के बताओ। तब सरोज ने रोते रोते रमेश को सारी कहानी बता दी। दोस्तों, घर वाले जो थे बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे सरोज की हरकतों से। दोस्तों, सरोज जो थी वह कभी भी कहीं भी खेलना स्टार्ट कर देती थी। मतलब यह कि बाल वगैरह खोल लेती थी, डांस करती थी, कुछ भी बोलती थी, बड़बड़ाती थी, मतलब अजीबो तरह की हरकतें करती थी। जो भी इंसान उसे देखता था तो वह बोलता था कि इसको ले जाओ, किसी अच्छे भगत के पास लेके जाओ क्योंकि इसके ऊपर भारी आत्मा है। घर वालों ने बहुत सारे तांत्रिक को बुलाया और दिखवाया, लेकिन एक तांत्रिक ने भी न्याय नहीं दिलाया और तांत्रिक लोगों ने कंफर्म किया कि सरोज के ऊपर सचमुच में आत्मा है और वह आत्मा कोई और नहीं, आपके घर की बड़ी बहू है जो कि प्रेगनेंसी में दुनिया छोड़ी थी। उसी कारण वह चुड़ैल बन गई है और उसका जो बच्चा था वह भी आत्मा बन गया है, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक आत्मा है। तांत्रिक ने कहा कि इस तरह के चुड़ैलों से पीछा छुड़ाना बहुत ही मुश्किल होता है। अगर आप उसको कहीं पे बांध देंगे तो कल आजाद होगी तो वह फिर मारेगी, तो बेहतर है कि उसके साथ डील कीजिए और पूछिए कि उसको क्या चाहिए। जो कुछ भी मांगे आप लोग उसको दीजिए और उसको शांत कीजिए। घर वाले तांत्रिक के पैरों में गिर गए और बोले कि आप ही पूछ के बता दीजिए कि उसको क्या चाहिए। सरोज के बॉडी में चांदनी की आत्मा थी। जब तांत्रिक ने सवाल पूछा चांदनी की आत्मा से, तब उस आत्मा ने कहा कि सारे लोग सबसे पहले इस बात को मान ले कि उन लोगों ने गलती किया है,
सारी की सारी घटना मेरे पति को सच सच बताए, तभी मैं छोड़ूंगी। तो घर वालों ने माना, क्योंकि जो आत्मा थी वो बहुत ज्यादा खतरनाक थी, तांत्रिक के भी हाथ नहीं लग रही थी। जब रमेश को सच्चाई पता चला तो वह फूट फूट के रोया और उसने खुद माफी मांगा उस आत्मा से और बोला कि मुझे तुम्हें छोड़ के नहीं जाना चाहिए था, मुझे गांव में रहना चाहिए था, खेती वगैरह करना चाहिए था, लेकिन तुम्हारे साथ रहना चाहिए था। मुझे नहीं पता कि मेरे घर वाले ही तुम्हारे खिलाफ इतना ज्यादा साजिश रचेंगे। आत्मा जो थी वह भी रो रही थी। फिर तांत्रिक ने बोला कि अब तो तुम खुश हो ना। सारे लोगों ने मान लिया। तो उस आत्मा ने बोला कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं तो बदला लूंगी। तांत्रिक बोला कि माफ कर दो, और क्या चाहिए ये बताओ। तब उस आत्मा ने बोला कि ठीक है, माफ तो कर दूंगी, लेकिन एक और कंडीशन है। तांत्रिक ने पूछा क्या? घर वाले भी पूछ रहे थे क्या? तब उस आत्मा ने बताया कि देखो, मेरा जो बच्चा है बहुत ही छोटा है, गोद में है, उसको मैं पाल रही हूँ, लेकिन जिस दिन वह बड़ा होगा वह अपना हिस्सा लेगा कि नहीं लेगा। तुम लोगों ने मेरे देवर की तो शादी करा दी, कल को उसका भी बच्चा होगा तो वह अपना हिस्सा लेगा। मेरे बेटे को न्याय कैसे मिलेगा? मेरे बेटे को न्याय चाहिए, कौन दिलाएगा न्याय? तब यहाँ पर रमेश ने बोला कि सब कुछ तुम्हारे बेटे का है, सब वही लेगा, घर में कोई नहीं लेगा। यह सुनने के बाद से वह आत्मा और भी चिल्ला चिल्ला के रोने लगी और बोली कि नहीं, मुझे पूरी की पूरी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, बस मेरे बेटे का हिस्सा दे दो, जितना भी बनता है मैं उतने में ही खुश हूँ। यहाँ पर तांत्रिक ने उस आत्मा से सवाल पूछ लिया, चलो हम तुमको हिस्सा दिए, लेकिन बताओ तुम्हारा बेटा क्या करेगा? वह जमीन ऐसे ही पड़े रहेंगे, उसका कोई यूज नहीं है। बेहतर है कि जो इंसान जीवित है, धरती पे है, वह उस खेत का यूज करे। तुम अपने बेटे के लिए कुछ और मांग लो, तुमको भी पता है कि बेटा आकर हल नहीं चलाने वाला। यहाँ पर आत्मा शांत हो गई और उसने बोला कि ठीक है, एक काम कीजिए, आप लोग यह सब कुछ मत दीजिए, मुझे और मेरे बेटे को सिर्फ एक जगह पर थोड़ा सा जमीन दे दीजिए और हमें वहाँ पर स्थान दे दीजिए, हम वहीं पे खुशी खुशी रहेंगे। फिर रमेश ने उस आत्मा से बात किया और पूछा कि कुछ और चाहिए तो भी बता दो। उस आत्मा ने बोला कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे बेटे को जीवन भर आप लोग पूजोगे, क्योंकि इसका कोई दोष नहीं था, यह ऐसे ही शिकार हो गया। तो मैं चाहती हूँ कि जैसे घर के देवता को पूजा जाता है वैसे ही मेरे बेटे को पूजा जाए। रमेश ने स्वीकार लिया, पूरे घर वालों ने इस बात को माना और उस दिन के बाद से उन दोनों को स्थान दिया गया और उनकी पूजा होने लगी। उस दिन के बाद से वे आत्माएं अपने घर वालों को कभी भी परेशान नहीं करते थे। अगर आत्मा को कोई चीज चाहिए होता था तो वह अपनी बहन यानी कि सरोज की बॉडी पे आकर डिमांड करती थी कि हाँ, मुझे ये चीज चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, तो घर वाले दे देते थे, फिर वह शांत हो जाती थी। तो दोस्तों, आप लोग बताओ आज की कहानी कैसी लगी? कहानी पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।